हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, डिफरेंट ऑर्डर्स की, ज़ीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ कहा था, इससे पहले वाली वीडियो में जो भी कंटेंट पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में पूछूंगी। तो उसी कंटेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखो, कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखने से पहले आप अपना नाम जरूर लिख देना, और उसके बाद जो भी आंसर्स हो गया, वन वर्ड आंसर्स हैं, वो आंसर्स आप इसमें लिखोगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। देखो, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के दो सब पार्ट्स हैं, ए और बी, जिसमें आपको क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट के, उसकी वैल्यूज गिवन है 2.3 इंटू 10⁻⁻5, और साथ में इसकी यूनिट भी शो की गई है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इट मीन्स लीटर अपॉन मोल सेकेंड। तो इस के वैल्यू से आपने फाइंड आउट करनी है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। देखो, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है कि जो भी जिस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, डिफरेंट होती है। और उसकी यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके बताई और एक जनरल फार्मूला बताया। तो उससे आप चेक करोगे कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट हो सकती है, और उससे कैलकुलेट करके बताओगे कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। सेम पार्ट इसका जो बी है, उसमें भी आपको के रेट कांस्टेंट दिया है 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट से चेक करके आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट द रेट लॉ। देखो, आपको बताया था कि रेट लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है। तो उससे हमने कैलकुलेट किया आर, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/2। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, ए जो रिएक्टेंट है उसकी पावर 1/2 पे, और बी रिएक्टेंट की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है। तो इससे आपको बताना है कि इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीएसई के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें आपने बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसकी पहले वाली जो वीडियो मैंने बताई है उसमें जाके फिर से देखो कि क्या फॉर्मूला बताया जिसके थ्रू आपने कैलकुलेट करना है। नाउ लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी आपको अब की बार पहले ही बता दिया कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। इफ कंसंट्रेशन ऑफ X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? It means रिएक्टेंट कौन सा है, X है, और ये पूरी रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर की। तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन एक्स के क्या होगी, स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो आपने बताना है, अगर एक्स की अमाउंट हमने कितनी कर दी, पहले के कंपैरेटिवली 3 टाइम्स कर दी, तो एट लास्ट वाई की फॉर्मेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपने कैलकुलेट करना है। देखो, ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट के 2 सब पार्ट्स हैं, सेकेंड और थर्ड सिंगल क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, उससे पहले मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक इंस्टेंट टाइम पे जिसको हमें कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। जो भी ग्राफ आएगा उसके कर्व पे आपने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उससे आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ये कन्वीनियंट नहीं होता कि हर बार आप ग्राफ ड्रॉ करो और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। इसलिए हमने क्या किया, एक दूसरा तरीका निकाल लिया है, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन।
देखो हम पहले किसी ऑर्डर की जीरो या फर्स्ट ऑर्डर की एक इक्वेशन लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। देखो क्या होता है, जब भी हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन, कैसे शो करना होता है, d/dt। और किस चीज का आपने चेक किया है, कंसंट्रेशन का, तो वो कंसंट्रेशन हम यहाँ लिख देंगे। किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की, इसलिए मैंने इसको शो कर दिया r से, dr/dt। देन उसके बाद में आपने एक पढ़ा है रेट लॉ। रेट लॉ में क्या है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं क्या लिखते हैं, के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, तो अब मैंने लिख दिया के आर। अब अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हुई तो मैं इसकी पावर में जीरो लिखूंगी, अगर फर्स्ट ऑर्डर की हुई तो 1 लिखूंगी। सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल चूज कर लिया n, जो भी है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये बार बार कैलकुलेट करना इजी नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन। और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब अपने दो सिलेबस में आपके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो दोनों के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर, तो फर्स्ट टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। देखो क्या करना है इसके अंदर, अगेन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख रही हूं फॉर जीरो ऑर्डर। क्या थी, डी r/dt इज इक्वल टू के, r की पावर में क्या आ जाएगा, 0। देखो हम इसके अंदर एक वर्ड मिस कर रहे हैं। आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज क्या होगा, उसके आगे आपने एक साइन लगाना है माइनस का। क्यों लगाना है, ये भी आपको क्लियर किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, लेकिन रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, तो वो माइनस में जाएंगे। और ये माइनस इसलिए लगाया ताकि जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई है उसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाए, प्लस। सो इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन क्या शो हो, पॉजिटिव। तो ये माइनस हम यहाँ पर भी शो कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रही हूँ। क्या चेंजेस कर रही हूँ, जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू के ऊपर क्या पावर में लिखा हुआ है, 0। तो किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस dr/dt इज इक्वल टू k इंटू 1। k इंटू 1 इट मीन्स क्या हो जाएगा, k ही हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ माइनस dr/dt इज इक्वल टू k। अब क्या कर रहे हैं कि इस dt को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या हो जाएगा उस केस में, माइनस dr/dt इज इक्वल टू k.dt। देखो यहाँ पर जो माइनस लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हो या यहाँ लिखा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, dr इज इक्वल टू माइनस k.dt। क्या करना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब उसको आपने एनलार्ज करना है। देखो यही डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएशन क्या है, एक स्मॉल रेंज का क्वांटिटी है एक, और इंटीग्रेशन क्या होता है, लार्ज रेंज की। तो उसी स्मॉल रेंज की क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, लार्ज रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन। जब भी हमें कोई इंटीग्रेशन करना हो किसी क्वांटिटी का, तो हम कोई रेंज लेते हैं कि हमें 0 टाइम से लेके t टाइम तक करना है, t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक t का करना है, रिएक्टेंट का करना है तो r1 से लेके r2 तक करना है। तो कोई ना कोई लिमिट लेनी होती है। और अगर हम
उस केस में लिमिट नहीं ले पाते तो हमें क्या करना होता है, देखो दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का ये साइन है इस टाइप से। इंटीग्रेशन करने के लिए जो हम बात कर रहे हैं लिमिट्स लगानी है, एक लिमिट यहाँ लगा दो, दूसरी लिमिट यहाँ, ऐसे सेम थिंग। अगर आप बाय चांस लिमिट नहीं लेते हो, जैसा हम इसके अंदर लिमिट नहीं लेंगे, तो उस केस में इंटीग्रेशन होने पर क्या होता है, देखो इसका इंटीग्रेशन करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट dr की वैल्यू आ जाएगी r, यानी d हमने हटाई दिया, इजिकल टू माइनस को एज इट इज रहना है। k क्या है एक्चुअल के अंदर कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर निकाल दो। dt यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओनली t माइनस kt। अगर यहाँ पर हमने लिमिट यूज की होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे किस टाइप से इंटीग्रेशन करना है, या मैथ्स के टॉपिक के अंदर तो आएगा ही। अगर लिमिट्स यूज नहीं किया है तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर c भी लिखा हुआ है, कुछ में यहाँ पर डायरेक्ट i लिखा है, तो आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हो। यहाँ पर i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया है, सिंपल कंसंट्रेशन r आ गई अपने पास, इजिकल टू माइनस के टी प्लस आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अपने ने क्या करना है कि हम गेस कर रहे हैं कि अगर रिएक्शन ओनली क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, तो क्या होगा। क्या मतलब है, देखो अगेन मैं इस रिएक्शन को लिख रही हूँ, r इजिकल टू माइनस के डॉट टी प्लस आई। हम गेस कर रहे हैं कि रिएक्शन अभी क्या हुई है, स्टार्ट ही हुई है, इट मींस टाइमिंग क्या है, आपका स्टार्टिंग टाइम क्या है, 0 है। तो उस केस में अगर हम निकालना चाहे आई की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, देखो वैल्यूज में क्या रख दिया, आर की जगह माइनस के, आपने टाइम कितना ले लिया है, 0। आर की जगह क्या आएगा, देखो आर क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर आपने रिएक्शन अभी स्टार्ट ही की है, इट मींस बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स पड़े हैं, यानी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, देखो उसको हम किससे शो कर लेते हैं, आर नॉट से। यहाँ मैंने लिख दिया आर नॉट, इट मींस ये क्या है, स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन जितनी भी कंटेनर में स्टार्टिंग में पड़ी है और अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो वो लिख दी है माइनस के डॉट 0 प्लस आई। देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट। तो इसमें हमें क्या मिल गया, आई की वैल्यू मिल गई आर नॉट। इस आई की वैल्यू आर नॉट को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन में अप्लाई करते ही क्या होगा, देखो अगेन राइट कर रही हूँ, आर एज इट इज लिख रही हूँ, इजिकल टू माइनस के डॉट टी प्लस आई की जगह हम एक वैल्यू कैलकुलेट करके लाए हैं, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, आर नॉट। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस के टी। अगर इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ले आए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। क्या हो गया, प्लस का के टी। और इन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम एक साइड ले जा रहे हैं, इस राइट साइड। आर नॉट ऑलरेडी पड़ा है, ये वैल्यू यहाँ तक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस के। अब इससे हमने क्या निकालना है, के। रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर के लिए जो के है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए। रेट कांस्टेंट कितना आएगा, आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जितनी भी, जहां पर भी रिएक्शन से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है, जिस इंस्टेंट टाइम पे पूछा जा रहा है उस टाइम में जितनी भी कंसंट्रेशन है वो इनिशियल वाले में से माइनस कर दो और वो पर्टिकुलर टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट के। और अगर आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो भी कंसंट्रेशन पर्टिकुलर टाइम पे है और अपॉन के। ठीक है, तो अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई है, k इजिकल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, जब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपने ये इक्वेशन यूज कर ली। अब देखो इसी इक्वेशन के हम कुछ 2-3 स्टेप्स पहले चले जाते हैं, अपने को कुछ एक ग्राफ पूछते हैं 0 ऑर्डर के लिए। देखो इसके इस स्टेप पे जा रहे हैं, ये स्टेप था r इजिकल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। देखो आपसे क्या पूछते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ पूछते हैं, तो आपने क्या करना है, देखो इस इक्वेशन का कंपैरिजन करना है ग्राफ के लिए। एक इक्वेशन होती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, y इजिकल टू mx प्लस
C। अगर इस रिएक्शन का इससे क्या करें, कंपैरिजन करें, तो ये क्या आपकी y एक्सिस है और ये है आपकी x एक्सिस। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। y एक्सिस पे आपने क्या लेना है, कंसंट्रेशन R, और x एक्सिस पे आपने क्या लेना है, टाइम। जब आप इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस वे में। देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसके अंदर क्या है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कौन सा आएगा। स्लोप को निकालने के लिए क्या है, देखो ये एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें क्या होता है, ये एक एक्सिस होती है y, ये भी एक एक्सिस है, और ये क्या शो करता है, उस ग्राफ का स्लोप, और ये होता है इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाता तो हम बोलते हैं इंटरसेप्ट कितना है, 0। लेकिन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, इट मींस कितना इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, किसके इक्वल है, r नोट। तो ये आपका इंटरसेप्ट है r नोट, और ग्राफ का जो स्लोप होगा m, वो किसके इक्वल है, -k। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस देंगे, आपने चूज करना है कि किसके बीच में ये ग्राफ पूछा गया है। अपने ने किस में ड्रॉ किया है, कंसंट्रेशन ली है, रिएक्शन जो भी चल रही है जिस टाइम पे, उसके अंदर अपने ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिया, दूसरे साइड में क्या लिया है, टाइम लिया है। अब देखो ये 0 ऑर्डर का इंटीग्रेशन रिएक्शन कंप्लीट है। अब कुछ 1-2 एग्जांपल्स कर रहे हैं। देखो कौन कौन सी रिएक्शंस है जो 0 ऑर्डर में आती है। अमोनिया, देखो अमोनिया का अगर हम क्या करें, थर्मल डिकम्पोजिशन, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर हमने इस रिएक्शन के अंदर यूज कर लिया है कैटलिस्ट प्लेटिनम, जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा तो उस टाइम में रिएक्शन क्या होती है, अमोनिया गैस इस प्लेटिनम की सरफेस पे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए अमोनिया की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर पाती, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर की। ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल पहले भी लिया था, जिसके अंदर किसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया था, HI का। HI क्या है, गैसेस फॉर्म में है, और इधर अमोनिया भी क्या था, गैसेस फॉर्म में। तो गैसेस का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, कोई पर्टिकुलर आपने कुछ कंडीशंस ली है, तो जनरली वो रिएक्शंस क्या होती है, 0 ऑर्डर की। इसमें भी ये रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर की। क्या स्पेसिफिक कंडीशन बताई थी, इस रिएक्शन में जब आप क्या लेते हो, गोल्ड सरफेस, तो HI क्या होगा, गोल्ड की सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद में कितनी भी आप कंसंट्रेशन में कम ज्यादा करो, रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये दोनों ही रिएक्शन क्या है, आपकी 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आपने क्या करना है, आज हमारा एक ही टॉपिक था, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने डेराइव करनी है। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करना दो।